नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। हमारे पास एक दिलचस्प लेख के कुछ हिस्से हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसानी सोच का नया युग। तो आज हम इस लेख के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई आखिर है क्या चीज़, कहाँ से आया, कैसे इतना विकसित हुआ और आज हमारी ज़िंदगी में कहाँ खड़ा है। सोचिए ज़रा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? ये सवाल नया नहीं है, बहुत पुराना है। पर आज हम सच में ऐसी मशीनों के आसपास हैं जो सोचती हैं, सीखती हैं। तो चलिए इस लेख के जरिए देखते हैं ये पूरी कहानी। तो सबसे पहला सवाल, एआई का मतलब क्या है, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझना हो तो? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो एआई मतलब ऐसी मशीनें बनाना या कंप्यूटर सिस्टम्स जिनमें सोचने समझने की काबिलियत हो। सोचने समझने की मतलब इंसानों जैसी? हाँ, बिल्कुल। जैसे इंसान सोचते हैं, सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फैसले लेते हैं, वैसी ही क्षमताएं मशीनों में डाल। और ये सीखती कैसे हैं? मतलब इन्हें पढ़ाया जाता है? पढ़ाया नहीं जाता, पर इन्हें सिखाया जाता है डेटा से। ढेर सारी जानकारी, जिसे हम डेटा कहते हैं, उससे। डेटा से कैसे? जैसे हम अपने अनुभव से सीखते हैं ना, एआई सिस्टम्स को बहुत सारा डेटा दिया जाता है और वो उसमें पैटर्न्स ढूंढकर सीखते हैं। जितना ज्यादा डेटा उतना बेहतर सीखते हैं वो। ये रटना नहीं है, ये पैटर्न पहचानना है। अच्छा, जैसे हम फोन पर गूगल असिस्टेंट या सिरी यूज करते हैं, वो आवाज पहचान कर जवाब देते हैं, ये एआई है। लेख में शायद जिक्र है इसका। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही कॉमन उदाहरण है और लेख भी यही कहता है कि ये सिर्फ आवाज पहचानना भर नहीं है। अच्छा। असली चीज है भाषा की बारीकियों को समझना। हम क्या कह रहे हैं, किस टून में कह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में, उसे समझकर जवाब देना। और ये सिस्टम लगातार सीखते रहते हैं, हमारी आवाज से, हमारे सवालों से, दुनिया भर के डेटा से। ये कोई फिक्स्ड प्रोग्राम नहीं है, ये विकसित होता रहता है। वाह, मतलब ये हमारे साथ साथ स्मार्ट होते जाते हैं। पर ये आइडिया आया कहाँ से? पहली बार? ले कहता है ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेख के हिसाब से कहानी तो 1950s में शुरू होती है। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, एलन ट्यूरिंग। जीनियस थे वो। हाँ, ट्यूरिंग का नाम तो सुना है, कंप्यूटर साइंस में बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो उन्होंने ही ये सवाल उठाया था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? इसी सवाल ने, कहते हैं, एआई की नींव डाली। वो ट्यूरिंग टेस्ट वाला आइडिया भी यहीं से जुड़ा है। और फिर वो डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, उसका भी जिक्र है लेख में, 1956 की। जी हाँ, 1956, अमेरिका में डार्टमाउथ कॉलेज। वहाँ कुछ टॉप के साइंटिस्ट जमा हुए थे। लेख इसे एक टर्निंग पॉइंट मानता है। वहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द आया पहली बार। बिल्कुल। जॉन मैकार्थी नाम के साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया और वहीं से एआई एक प्रॉपर फील्ड की तरह, मतलब एक एकेडमिक विषय की तरह सामने आया। तो ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, इसका असर ज्यादा गहरा था। बहुत गहरा। लेख भी यही पॉइंट आउट करता है, ट्यूरिंग का सवाल और ये कॉन्फ्रेंस, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी, ये फिलॉसफी भी थी। फिलॉसफी कैसे? कि सोचने का मतलब क्या है, क्या सिर्फ इंसान ही सोच सकते हैं? इन सवालों ने वो माहौल बनाया जिससे आज की एआई क्रांति तक हम पहुंचे हैं। ये तकनीक के साथ साथ दर्शन का भी सवाल था। दिलचस्प। तो नींव तो मजबूत पड़ गई, फिर एआई ने आकार लेना कैसे शुरू किया? शुरुआती दौर कैसा था लेख के अनुसार? लेख बताता है कि 50s और 60s में, मतलब शुरुआती दिनों में, वैज्ञानिकों ने सिंपल प्रोग्राम्स बनाए। सिंपल मतलब जो शायद गणित के सवाल हल कर लें या चेस जैसा कोई गेम खेल लें, बहुत बेसिक लेवल पर। लॉजिक और सिंबल्स पर आधारित थे ये। अच्छा। और फिर 70s 80s में एक्सपर्ट सिस्टम्स आई। ये क्या थे? हाँ, एक्सपर्ट सिस्टम्स। लेकिन एक अहम कदम हमता है। ये ऐसे प्रोग्राम थे जिनमें किसी खास फील्ड का बहुत सारा ज्ञान, मतलब नॉलेज, फीड किया होता था। जैसे मेडिकल डायग्नोसिस या इंजीनियरिंग। आप उनसे सवाल पूछते और वो उस स्टोर्ड नॉलेज के आधार पर किसी एक्सपर्ट की तरह सलाह देते थे। तो ये तो काफी काम के साबित हुए होंगे। हाँ, कुछ हद तक। लेख कहता है कि इनसे ये तो पता चला कि एआई खास कामों में मदद कर सकता है, लेकिन इनकी एक बड़ी लिमिटेशन थी। वो क्या थी? ये नया कुछ सीख नहीं सकते थे। जो ज्ञान उनमें डाल दिया, बस उसी के आधार पर चलते थे। कोई नई सिचुएशन आई जिसके बारे में उन्हें नहीं पता, तो वो फेल हो जाते थे। तो ये खुद से नहीं सीखते थे? नहीं। और शायद इसी कमी ने, लेख इशारा करता है, वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया कि मशीनों को खुद सीखने लायक कैसे बनाया जाए। अच्छा, तो यहीं से मशीन लर्निंग का रास्ता खुला होगा शायद। पर उससे पहले लेख में 90s की एक बड़ी घटना का जिक्र है। डीप ब्लू। हाँ, डीप ब्लू। ये तो मतलब
एक लैंडमार्क था। 90s और 2000s में कंप्यूटर तेज हो गए, इंटरनेट आ गया, और फिर 1997 में IBM का सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू। उसने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्पारोव को हरा दिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर बनी थी। बिल्कुल। और लेक कहता है ये सिर्फ एक खेल में जीत नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा था। क्या मतलब? मतलब इसने ये साबित कर दिया कि मशीनें, वो भी जटिल स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में, इंसानी दिमाग को हरा सकती हैं। चेस कोई मामूली खेल नहीं है। सही बात है। रणनीति, प्लानिंग सब लगता है उसमें। तो लेख के मुताबिक इसका असर ये हुआ कि AI रिसर्च में, और खासकर उसमें पैसे लगाने में, मतलब इन्वेस्टमेंट में, जबरदस्त उछाल आया। हाँ, क्योंकि अब लोगों को, कंपनियों को, सरकारों को यकीन होने लगा कि इसमें वाकई पोटेंशियल है, ये सिर्फ लैब की चीज नहीं है। तो डीप ब्लू ने दरवाजा खोला, और फिर असली क्रांति आई 2010 के बाद। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के साथ लेख तो इन्हें गेम चेंजर बता रहा है। हाँ बिल्कुल, लेख एकदम सही कह रहा है। यही वो टाइम है जब AI ने असल में सीखना शुरू किया। मशीन लर्निंग यानी ML का फंडा ये है कि आप सिस्टम को डेटा दो, बहुत सारा डेटा। हाँ खूब सारा, और सिस्टम खुद ब खुद उस डेटा से पैटर्न सीखकर अपने काम को बेहतर बनाता जाता है। आपको हर रूल उसे बताना नहीं पड़ता, वो खुद सीखता है। और डीप लर्निंग, वो इससे भी अलग है। डीप लर्निंग आप कह सकते हैं मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस्ड रूप है। ये इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करने की कोशिश करता है, लेयर्स में। अच्छा, जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो जानकारी को प्रोसेस करती हैं। लेक इसे आज की सबसे पावरफुल AI टेक्निक्स में से एक मानता है। और इसी से वो सब हो रहा है, जैसे इमेज रिकग्निशन, वॉइस असिस्टेंट। बिल्कुल, फेसबुक पर दोस्तों को टैग करना, सीरी या एलेक्सा का आपकी बात समझना, भाषाओं का ट्रांसलेशन, इन सब के पीछे डीप लर्निंग का बड़ा हाथ है। लेक के हिसाब से आज जो AI बूम दिख रहा है, उसकी बड़ी वजह डीप लर्निंग ही है। इसने AI को वो काम करने लायक बनाया जो पहले नामुमकिन लगते थे। तो अब AI सिर्फ चेस नहीं खेलता या सवालों के जवाब नहीं देता, ये तो बहुत आगे निकल गया है। आज का AI कैसा है लेख के मुताबिक? लेख कहता है आज AI हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अब ये सिर्फ लैब में नहीं है। हाँ, ये तो है, हर तरफ दिखता है। अब देखिए, ChatGPT जैसे मॉडल्स हैं जो हमसे बातें कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोड भी लिख सकते हैं। सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कारें टेस्ट हो रही हैं। हाँ, वो भी AI है। और मेडिकल फील्ड में AI बीमारियों को पकड़ने में मदद कर रहा है। हमारे फोन में, शॉपिंग वेबसाइट्स पर, फिल्मों के रिकमेंडेशन में, हर जगह है। लेकिन इसे एक तरह की खामोश क्रांति कह रहा है। सही शब्द है, खामोश क्रांति। और ये सिर्फ लॉजिकल काम नहीं कर रहा, लेख कहता है क्रिएटिविटी में भी आ गया। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है लेख का। आज AI पेंटिंग बना रहा है, म्यूजिक बना रहा है, कहानियां लिख रहा है। सच में मशीनें क्रिएटिव हो सकती हैं? हाँ, कुछ हद तक तो हो रही हैं। ये इंसानी भावनाओं को पहचानने और एक्सप्रेस करने की भी कोशिश कर रहा है। बिजनेस में AI फ्यूचर ट्रेंड्स का अंदाजा लगा रहा है। इसकी काबिलियत वाकई बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब भविष्य में बहुत कुछ बदलेगा। क्या कहता है लेख इस बारे में? लेख साफ कहता है कि इसका असर बहुत बड़ा होगा। काम करने के तरीके बदलेंगे। नौकरियां जाएंगी? कुछ तरह की नौकरियां जो रूटीन है, जिनमें बार बार एक ही काम होता है, वो शायद ऑटोमेट हो जाएं। लेकिन लेख ये भी कहता है कि इससे नई स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, नई तरह की नौकरियां भी पैदा होंगी। अच्छा। और सिर्फ काम ही नहीं, शिक्षा, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, हर चीज पर असर पड़ेगा। सोचिए, पर्सनलाइज दवाएं, AI ट्यूटर जो हर बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाए, बिल्कुल नई तरह की गेम्स, संभावनाएं बहुत हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या कुछ चिंताएं भी हैं? लेख कुछ रिस्क की बात करता है, जैसे जैसे AI इतना पावरफुल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, लेख इस पहलू को छोड़ता नहीं है। वो साफ बताता है कि जैसे जैसे AI ज्यादा ताकतवर और ऑटोनोमस, मतलब खुद फैसले लेने वाला बन रहा है, कुछ सीरियस सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे? सबसे बड़ा सवाल तो डेटा का है। AI को सीखने के लिए चाहिए बहुत सारा डेटा, और ये डेटा अक्सर हमारा पर्सनल डेटा होता है। तो डेटा प्राइवेसी, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। और AI जो फैसले लेता है, उन पर कितना भरोसा करें? क्या वो हमेशा सही होते हैं? ये दूसरा बड़ा मुद्दा है। AI सिस्टम्स वही सीखते हैं जो डेटा उन्हें दिया जाता है। अगर डेटा में कोई बायस, मतलब कोई भेदभाव या कमी है, तो AI के फैसलों में भी वो आ सकता है। अच्छा, मतलब वो भेदभाव कर सकता है? हाँ, अनजाने में ही सही। इसलिए ये जरूरी है कि AI सिस्टम फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, उनके फैसले समझ में आने चाहिए।
लेख कहता है कि हमें एआई को जिम्मेदारी से बनाने और इस्तेमाल करने के रूल्स बनाने होंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं, ये समाज और नैतिकता का भी सवाल है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हमने एआई की परिभाषा से शुरू किया, समझा कि वो डेटा से सीखता है, फिर एलन ट्यूरिंग का वो सवाल और डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस देखी जिसने इसकी कहानी शुरू की। हाँ, फिर एक्सपर्ट सिस्टम से होते हुए डीप ब्लू की वो ऐतिहासिक जीत, और फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की क्रांति जिसने एआई को असल ताकत दी, जैसा लेख में बताया गया है। बिल्कुल। और आखिर में हमने देखा कि आज एआई कहाँ-कहाँ है, चैट जीपीटी से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक। भविष्य में क्या हो सकता है और कौन सी चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, तो लेख का निचोड़ यही है कि एआई, जो कभी सिर्फ कल्पना थी, आज हकीकत है। ये इंसानी क्षमताओं को बहुत आगे ले जा रहा है और कहीं-कहीं चुनौती भी दे रहा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को शायद उतना ही बदल देगी जितना बिजली या इंटरनेट ने बदला है। और इसका सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है। वाकई सोचने वाली बात है। इस लेख और हमारी इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, भविष्य में हम इंसान अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंट्यूशन और एआई की इस जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर और सीखने की क्षमता के बीच कैसा बैलेंस बनाएंगे? क्या एआई हमेशा एक टूल, एक मददगार ही रहेगा या इसका रूप कुछ और होगा? ये सवाल शायद आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा।